डियर स्टूडेंट्स, हम सोशियोलॉजी के प्रैक्टिस पेपर को डिस्कस कर रहे थे जिसमें से मैंने 29 क्वेश्चन पहले ही डिस्कस आपके साथ किए हैं। अब हम 30th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये एक नए तरह का क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखिएगा कि जब अभिकथन और तर्क यानी असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं तो उन्हें आपको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। थोड़ा सा इस पे बात करती हूँ पहले मैं। अभिकथन और तर्क, इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली क्वेश्चन क्या होता है कि जो अभिकथन होता है वो एक स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए उसका लॉजिक, उसका तर्क दिया जाता है, वो सेकंड जो आपकी स्टेटमेंट होती है उसके अंतर्गत होता है। तो हमें इन दोनों ही अभिकथनों को पढ़ने की ज़रूरत होती है। फिर हम ये देखते हैं कि क्या ये दोनों सत्य हैं, ये सही हैं। अगर ये दोनों सही हैं फिर हम इनके संबंध के बारे में कि ये वाकई में जो है उसका तर्क है या नहीं है, इसके ऊपर जाते हैं। तो पहला पढ़ते हैं हमें अभिकथन। माल्थस के विचार की आलोचना इस बिंदु पर होती है कि गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि है। जब हम माल्थस को पढ़ रहे थे, उसकी आलोचना को पढ़ रहे थे, तो ये वैलिड पॉइंट है, ये बिल्कुल सही बात है कि माल्थस के विचार की आलोचना इस बिंदु पे होती है कि गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि है। अब तर्क को देखें कि गरीबी आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण होती है। हमने ये क्लास में डिस्कस किया था कि गरीबी जो है वो जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं होती, बल्कि गरीबी इसलिए किसी भी समाज में पाई जाती है क्योंकि उस समाज के अंदर जो आर्थिक संसाधन है उनका जो वितरण है वो सब में बराबर नहीं है। कुछ लोगों के पास ज़्यादा आर्थिक जो संसाधन है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल आर्थिक संसाधन नहीं है। तो ये जो तर्क है ये तर्क भी सही है। और किसने दिया ये तर्क? ये बेसिकली मार्क्सिस्ट इसकी बात करते हैं। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर है ए तथा आर दोनों सही हैं, यानी ए ये अभिकथन भी ठीक है और आर ये तर्क भी ठीक है। यहाँ लिखा है ना, ये ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ये उसको एक्सप्लेन करता है। जब हम इन दोनों की एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे अभिकथन ए को बोलें और बीच में बोलें क्योंकि। देखिए, जैसे माल्थस के विचार की आलोचना इस बिंदु पर होती है कि गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि है क्योंकि गरीबी आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण होती है। यानी उनकी आलोचना इस बात पे की गई कि गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि है। ये गलत बात कह रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि गरीबी तो होती ही आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण होती है। चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास के नियम के अनुसार परिवार के प्रकार होते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। आवास के नियम की जब बात कर रहे हैं तो स्थान की बात हो रही है, पति स्थानिक और पत्नी स्थानिक, ये दोनों ही इसके आंसर्स होंगे। इसके बाद अगर हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में जाति की क्या विशेषता नहीं है। अब क्या कह रहे हैं वो? क्या विशेषता नहीं है, ये ध्यान रखना है। यह विजातीय समूह होता है। तो सबसे पहले इसका आंसर ही यही है, क्योंकि हमें पता है कि जाति विजातीय नहीं होता है एंड एक्सोगेमस नहीं होता, ये इंडोगेमस या सजातीय होता है। तो जाति की जो है विशेषताएं हैं ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जन्म से निर्धारित होती है, खंडात्मक संगठन होता है, ये बाकी सारी जो चीजें हैं ये उसकी विशेषता होती है। लेकिन बस ये विजातीय समूह नहीं होता, ये एक सजातीय समूह होता है। सजातीय समूह से तात्पर्य होता है सेम जाति के अंतर्गत शादी या विवाह का नियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कर्मकांडीय दृष्टि से जाति व्यवस्था आधारित है। जब रिचुअल के आधार पर देखते हैं तो जाति किस चीज पे आधारित होती है? जाति होती है शुद्धता और अशुद्धता पर। ये सिद्धांत काम करता है कि जो शुद्ध जातियां हैं उनको हायरार्की में ऊपर माना गया है और जैसे जैसे हायरार्की में नीचे की तरफ आते जाते हैं उनको रिचुअल के उतने राइट्स नहीं दिए गए हैं। अपने अब ये जो एक नए तरह के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को भी थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, जिसमें कई सारी स्टेटमेंट दी होती हैं किसी एक कॉन्सेप्ट के बारे में और फिर पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी बातें सही हैं, कौन सी बातें सही नहीं है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ये बात कर रहे हैं औपनिवेशिक काल में जाति में कौन कौन से परिवर्तन आए। तो यानी जो नीचे दी गई चीज़ें हैं इनको पढ़ना है हमें किस आधार पर, किस समय पर? कॉलोनियल टाइम पे, औपनिवेशिक समय के अनुसार इसे पढ़ना है हमें।
तो औपनिवेशिक काल में क्या क्या हुआ था? जनगणना द्वारा जातियों का रिकॉर्ड बनाना बिल्कुल हुआ था, जातियों की पहचान स्थिर और कठोर हो जाना ये भी हुआ था, और जातियों की अधिसूची बनाना जिससे उन्हें विशेष दर्जा दिया जा सके। ब्रिटिशर्स ने जो है शेड्यूल्स बनाए, ब्रिटिशर्स ने जातियों का रिकॉर्ड किया, सेंसस किया उन्होंने, और हर्बर्ट रिजले के ने ये काम किया जब वो कास्ट बेस्ड सेंसस कर रहे थे, और जातियों की जो पहचान है वो और ज़्यादा स्थिर और कठोर हो गई क्योंकि उनको रिकॉर्ड कर लिया गया। ये हम सारा क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अगर हम यहाँ आंसर देखें, अब आंसर जो है वो ये है कि इसमें कौन सा सही है, क्या केवल एक सही है या केवल दो सही है या तीन सही है? तो बताइए क्या क्या सही है, क्या बताया हमने? एक दो तीन, तीनों सही हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? स। एक दो तीन तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है जाति व्यवस्था में अधिक्रम से क्या तात्पर्य है। ये जो शब्द है अधिक्रम, इसका मतलब क्या होता है? या हायरार्की। अधिक्रम हमने बात की थी कि अधिक्रम कौन जाति किस जगह पर है, किस स्थान पर है, उसे कहा जाता है अधिक्रम। तो हर एक जाति एक दूसरे की जाति के कंपैरिजन में किस जगह पर है, ऊंची जाति है या नीची जाति है, इस बात का निर्धारण अधिक्रम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ए और आर टाइप के क्वेश्चन हैं, तो जरा देखिए कि परिकथन या असर्शन है मात्र तंत्र एक आनुभविक संकल्पना के बजाय एक सैद्धांतिक संकल्पना है। हमने ये बात की थी कि जब हम मातृतंत्र और पितृतंत्र की बात करते हैं, पितृतंत्र जिसमें सारी पावर पुरुषों के पास पाई जाती है और मातृतंत्र जिसके अंदर सारी जो पावर है या डिसीजन मेकिंग जो है वो माता के पास पाई जाती है, महिलाओं के पास पाई जाती है। तो ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर हमें मातृतंत्र देखने को मिलता हो, इसीलिए ये कहा गया है कि ये केवल सैद्धांतिक है। तो देखिए सेकंड जो तर्क है वो लिखा मातृतंत्र का कोई ऐतिहासिक या मानवशास्त्रीय प्रमाण नहीं है। तो इसका भी ये जो क्वेश्चन है ये है ए और आर दोनों सही हैं, और ए की जो व्याख्या है वो आर सही से करता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्डियो के अनुसार कौन सा पूंजी का प्रकार नहीं है। सामाजिक उन्होंने बताया, आर्थिक उन्होंने बताया, सांस्कृतिक उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने राजनीतिक प्रकार नहीं बताया है, इसलिए राजनीतिक इसका उत्तर है। नंबर 38 क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक बहिष्करण के संदर्भ में क्या सही है, यानी इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कि सामाजिक बहिष्करण को दिखाता है। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसके क्वेश्चन के सभी जो आंसर्स हैं वो आपको एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे कि ये भी होता है, ये भी होता है। तो सामाजिक बहिष्करण की जो इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं कि है क्या यह आकस्मिक होता है? नहीं, सामाजिक बहिष्करण आकस्मिक नहीं होता, सिस्टमेटिक होता है। इसमें अवसरों की समानता पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। इसमें सबको समावेशित किया जाता है? नहीं किया जाता है। यह अनैच्छिक होता है, ये बात बिल्कुल सही है सामाजिक बहिष्करण के बारे में कि कोई भी व्यक्ति खुद से थोड़े ना सामाजिक रूप से बहिष्कृत होना चाहता है, तो ये उनकी इच्छाओं के विरुद्ध होता है। दूसरे लोग उनकी इच्छाओं के विरुद्ध उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। अब 39 क्वेश्चन पर आते हैं। 39 क्वेश्चन कहता है कि जिन इलाकों में जनजातीय लोगों की आबादी घनी है वहां आमतौर पर उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक हालत गैर जनजातीय लोगों की अपेक्षा कैसी है? बदतर है। ज़्यादातर जो जनजातीय इलाके हैं उन इलाकों में दूसरे जो लोग हैं उनके कंपैरिजन में जनजातीय लोगों की हालत बदतर है, उनके समान नहीं है, उनसे बेहतर भी नहीं है। हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि उनकी स्थिति बदतर है, खराब है स्थिति उनकी। नंबर 40 क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्गों के बारे में क्या सही नहीं है? क्या बात है जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में सही नहीं है? हमने देखा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को जब डिफाइन किया गया तो क्या बताया गया है कि इन्हें भी नकारात्मक रूप से परिभाषित किया गया है। जब हम कहते हैं कि नकारात्मक रूप से परिभाषित करना, इसका मतलब क्या होता है कि ये बताया जाता है कि ये कौन नहीं है,
तो अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जब आपको याद होगा डिफाइन किया गया, तो ये कहा है कि ना तो अगड़ी है, ना ये अगड़ी जातियां हैं, ना ये पिछड़ी जातियां हैं। तो अगड़ी और पिछड़ी दोनों ही नहीं है। तो या पिछड़ी या दलित ना, सॉरी, ना अगड़ी है और ना ही ये दलित जातियां हैं, या बिल्कुल जो नीचे कही जाने वाली, निम्न कही जाने वाली जातियां हैं। तो यानी इनको डिफाइन किया गया कि ये भी नहीं है, ये उच्च भी नहीं है। कौन सी जातियां हैं ये? तो सबसे पहले इस चीज को देखा जाए कि इन्हें नकारात्मक रूप से परिभाषित किया गया है, तो हमें पता है कि ये तो इसके बारे में सही बात है। ये जाति क्रम में निम्न कही जाने वाली जातियों का हिस्सा है। ओबीसी जो आते हैं वो निम्न जातियां नहीं है। और यहाँ पे इसने क्या पूछा, क्या बात सही नहीं है, तो इसका उत्तर ये आएगा। ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, ये तो हमें पता ही है, ये सारे धर्मों में पाए जाते हैं, ये भी हमें पता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें केवल वो चीज जानने की जरूरत थी जो कि डिफाइन नहीं करता ओबीसी को, अन्य पिछड़ा वर्ग को। अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में गलत बात यह है कि ये निम्न कही जाने वाली जातियों का हिस्सा है। इससे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम देखें कि अस्पृश्यता के बारे में क्या सही नहीं है, कि अस्पृश्यता का आर्थिक शोषण से कोई संबंध नहीं होता, यह अखिल भारतीय प्रघटना है, अनादर सूचक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, या यह बहिष्करण का कारण बनती है। तो इसका पॉइंट 1 है आंसर, कि अस्पृश्यता में बाकी सब चीजें होती है कि पूरे भारत में घटना ये पाई जाती है। जब अस्पृश्यता होती है तो अनादर सूचक शब्द लाए जाते हैं, और जब लोग अस्पृश्यता का पालन करते हैं तो दूसरे लोगों का वो आर्थिक शोषण करते हैं। तो इससे साथ कोई संबंध नहीं है, नहीं है। इस पॉइंट को हम, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही पूछा ना कि क्या नहीं है अस्पृश्यता के बारे में, ठीक, तो पहली बात है जो कि अस्पृश्यता के बारे में सही नहीं है। 42 क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें परिकथन है कि अक्षम लोग गरीब देशों में सबसे गरीब होते हैं, ये बात सही है। तर्क, ऐसी सोच का मूल कारण उस सांस्कृतिक संकल्पना में निहित है जो असमर्थ या दोषपूर्ण शरीर को दुर्भाग्य का परिणाम मानती है। देखिए, किसी एक सोच के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो सोच संस्कृति का हिस्सा होती है, और वही सोच जो कि दोषपूर्ण शरीर को दुर्भाग्य का परिणाम मानती है। अगर इसको स्टैंड अलोन अलग से एक स्टेटमेंट देखा जाए तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन पहली स्टेटमेंट जो है, अक्षम लोग गरीब देशों में सबसे गरीब होते हैं क्योंकि ऐसी सोच का मूल कारण, तो ये सेंटेंस ही नहीं बन रहा, क्योंकि ये एक और एक्सप्लेन नहीं कर रहा है यार। तो जब एक्सप्लेन नहीं करता है तो हम इसका उत्तर लगाएंगे बी। इसका उत्तर है बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ओके, अब इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? हमने डिस्कस किया था ना कि नेशन स्टेट के बारे में बहुत सारी बातें हमने कही थी, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्र एक बड़े स्तर का समुदाय होता है, ये होता है। राष्ट्र का वर्णन करना कठिन है, ये पॉइंट, क्योंकि राष्ट्र का वर्णन करना तो आसान है लेकिन उसे परिभाषित करना कठिन है। तो इसके बारे में राष्ट्र का वर्णन करना कठिन है, ये बात गलत है, ये गलत है, वही चीज उसने पूछी है। 44th क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में क्षेत्रवाद की पहचान चिन्हकों के भौगोलिक संकेंद्रण का व क्षेत्रीय वंचन के कारण प्रोत्साहन मिलता है, इसका संबंध इनमें से किसके साथ है? इसका उत्तर है भारतीय संघवाद, क्योंकि हमने फेडरलिज्म जिस तरह का लिया हुआ है उस फेडरलिज्म के चलते ही क्षेत्रवाद के जो चिन्हक हैं उनको कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद के आधार पर अपनी वॉइसेस उठाने को मिल जाती हैं। अगेन फिर से एक और क्वेश्चन आया है अभिकथन और तर्क का, तो ध्यान से अगर हम इसे देखें, और मैं बार बार आपको ये बोल रही हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बीच में पहले एक बार दोनों को सही अगर बात कह रहे हैं, पॉइंट अगर सही है
पहला सेंटेंस सही है और अगर तर्क भी सही है तो फिर उनके रिलेशन को देखते हैं। तो देखिए अभिकथन क्या कहता है। अभिकथन अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि उनका राजनीतिक संदर्भ में विशेष ध्यान रखा जाए। ये बिल्कुल सही बात है कि अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसे विशेष संरक्षण के बिना धर्मनिरपेक्षतावाद अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यक समुदाय के मूल्यों और प्रतिमानों को थोपने का बहाना बन सकता है। ये बिल्कुल सही बात कही इसने, ये बात भी सही कही, ये बात भी सही कही। और अगर इनको ध्यान से देखें कि अल्पसंख्यकों को संरक्षण की इसलिए जरूरत होती है अगर नहीं दिया जाए, क्योंकि ऐसे विशेष संरक्षण के बिना जो डोमिनेंट जो ग्रुप्स हैं वो ग्रुप समुदाय के मूल्यों और प्रतिमानों को थोपने का बहाना बना सकते हैं। तो डोमिनेंट ग्रुप की सारी जो वैल्यूज हैं या उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों पर थोपे जा सकते हैं। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए क्या ज़रूरत है, हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम उन्हें संरक्षित करें। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो ए भी सही है, आर भी सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राज्य राष्ट्र के लिए कौन सी बातें सही हैं? कि ये न तो आत्मसातकरणवादी है ना ही एकीकरणवादी, ये बिल्कुल सही बात है। अल्पसंख्यक समुदायों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। हाँ बिल्कुल, हमारा जो देश है वो ऐसा करता है। कानूनों में कोई कमी नहीं है किंतु उनके पालन में थोड़ी कसर है, ये बात भी हम जानते हैं। तो इसका भी उत्तर जो है वो स है कि ये तीनों ही बातें सही हैं। 47th क्वेश्चन अगेन असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन बात कर रहा है क्षेत्रीय जो भावनाएं हैं उनको आदर देना मात्र ही राज्य निर्माण के लिए काफी है। ये बात सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्षेत्रीय भावनाओं को आदर दे दें आप और उसके बाद क्षेत्रीय भावनाओं के लिए कोई काम ही ना करें या उनको जिस तरह के समर्थन की जरूरत है वो ना दें तो राज्य निर्माण पॉसिबल नहीं हो सकता। तो पहला जो पॉइंट है ये तो हो गया गलत। तर्क एक संस्थागत ढांचा होना चाहिए जो सुनिश्चित कर सके कि वह एक बड़े संघीय ढांचे के अंतर्गत एक स्वायत्त इकाई के रूप में चल सकता है। जब हम क्षेत्रीय भावनाओं की बात करते हैं तो उस सेंस में ही ये कहा गया कि ऐसे संस्थागत ढांचे की जरूरत होती है जो सुनिश्चित करता है कि एक बड़े ढांचे के अंतर्गत एक स्वायत्त इकाई के रूप में भी जो छोटी इकाई है वो काम कर सके। तो इसका जो उत्तर है ये वाली बात सही है, ये गलत है। तो ए असत्य है और आर सत्य है। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस को हम इस तरह से करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में पश्चिमी और भारतीय दृष्टिकोण में क्या अंतर है? सीधा क्वेश्चन है कि भारत में किस तरीके से हम धर्मनिरपेक्षतावाद को देखते हैं और उसी तरह से क्या वो पश्चिम से डिफरेंट है। तो हम सबको पता होना चाहिए कि पश्चिम में जिस तरह से सेकुलरिज्म देखा जाता है और भारत में जैसे देखा जाता है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है देखते हैं। चलिए, पाश्चात्य भाव सभी धर्मों को आदर देने और भारतीय भाव धर्म से दूरी बनाने का है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। पाश्चात्य भाव धर्मों से दूरी बनाता है और भारतीय भाव सभी धर्मों का आदर करने की बात करता है। तो ये आंसर इसका सही है। भारत के अंदर भारत सरकार या भारत जो राज्य है वो सभी धर्मों का आदर करने की बात करता है। इस तरह से हमने 48 जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट जो पार्ट है वो गद्यांश से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे।